मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि नेता ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य या कोई और जाति का नहीं होता। नेता नेता होता है जो सार्वजनिक जीवन में है, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं जातिगत बातों से बचती हूँ क्योंकि मेरा इसमें कोई यकीन नहीं है। खैर, मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि इतिहास बताना जरूरी होता है। आप सबको विदित होगा कि जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी तो स्वर्गीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने उनका विरोध किया था और उनके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, जिसको वो हार गए थे। और उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष बना दिया था। और इसके बाद जितेंद्र प्रसाद जी के जीते जी उनकी ना कभी उपेक्षा करी थी। इनफैक्ट उनको अपने नजदीकी सलाहकारों में से एक वो मानती थी। जितेंद्र प्रसाद जी की आकस्मिक मौत के बाद उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद जी, और मैं ये जो भी कह रही हूँ मैं ये कह के कह रही हूँ कि जितेंद्र प्रसाद जी मेरे एक अच्छे मित्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश से हम दोनों आते हैं, तो मुझे आज दुख है उन्होंने जो किया है, और दुख काफी कारणों से है, तो मैं आपको उसके कारण भी बताऊंगी। तो उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद जी राजनीति में आए और वो 30 साल की उम्र में से कम में, शायद शाहजहांपुर से, वो उनको कांग्रेस का टिकट मिला, वो सांसद बन गए। उसके पहले वो यूथ में जनरल सेक्रेटरी थे, एक बड़ा पद होता है वो। और कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने तमाम महकमों में मंत्री पद पर रहते हुए काम किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, तरजीह दी। ये 10 सालों के बाद की बात है। तो जब जितिन जी कुछ बातें कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से सोच रहा था, तो आप 10 साल से कब सोच रहे थे? जब आप सरकार में मंत्री थे, जब आपको कांग्रेस की सरकार में विभिन्न पदों पे, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आप तमाम महकमों में मंत्री रहे। मैं पूरे सम्मान के साथ जितिन प्रसाद जी से ये जरूर कहूंगी कि आपने जो किया है वो बहुत दुखित करता है। और दुखी इसलिए करता है कि इस दुर्भाग्य है कि जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब देश इस भीषण महामारी से जूझ रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए निराश हूं क्योंकि इस महामारी के कुप्रबंधन के चलते लोगों की मौतें हुई है, जिन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। और कुप्रबंधन किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ है, योगी सरकार से हुआ है। कुप्रबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या नेतृत्व विहीनता में हुआ है। तो क्या जितिन प्रसाद जी ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने को इतने आतुर, इतने तैयार थे? क्या आपने उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ थामकर भूल नहीं की जितिन जी? क्या आपको उन लोगों के साथ खड़े रहना आज मंजूर है जिनके चलते लाखों लोगों की जान गई, जिनको बचाया जा सकता था? क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होकर अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 7 साल में हर लोकतांत्रिक संस्था का दमन किया है? क्या आप उनके साथ खड़े रहने में फक्र महसूस कर रहे हैं जो कि देशद्रोह का कानून लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी को निरंतर दबाते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। और मैं ये पूरे सम्मान से और पूरी विनम्रता से कहती हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि इस लड़ाई को समझने में दिक्कत हो रही है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की लोलुपता की नहीं है, ये अगली बार एमपी बन जाने की या अकोमोडेट करने की या राज्यसभा में पहुंचने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक विचारधारा की है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है। ये आइडिया ऑफ इंडिया, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस उनकी आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। और आप एक 360 डिग्री का यू टर्न करके जब कहीं जाते हैं तो शायद आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में दिक्कत हमेशा से थी। और मैं ये फिर से बोलूंगी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका मॉरल कंपास कहां गया? जिस सरकार ने इस देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, गुर्बत इस देश में बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ठप है, बेरोजगार बढ़ गए, कुप्रबंधन कोरोना का हम सब ने देखा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन हो रहा है। आप कैसे अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं ऐसे 7 लोगों के खड़े रहने के? और मैं फिर से बोलूंगी कि दुर्भाग्य, और मैं सिर्फ ये जितिन जी के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मैं और तमाम लोगों के लिए बोलती हूँ, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने काफी इन लोगों को, और आपने सही कहा, ये चर्चित चेहरे थे, ये युवा चेहरे थे, ये आने वाली कांग्रेस का भविष्य थे, और कांग्रेस में इनका दमदार रोल था। इन लोगों को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, पद दिया, जिसने भी छोड़ा, चाहे वो इनके पहले कोई गया हो, जिनको मंत्री कांग्रेस सरकार ने बनाया, उनका हाथ थामा, व्यक्तिगत रूप से थामा पिता की मृत्यु के बाद, या अब जिसको कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, तो क्या ये सहूलियत की राजनीति नहीं है? मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है, ये सैद्धांतिक और विचारों की लड़ाई है, या ये सहूलियत की राजनीति? क्योंकि ये भी सच है कि पिछले 20-30 सालों में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी सरकारें नहीं है, और आज भी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारा झंडा लेके गांधी की विचारधारा को फैलाने के लिए, गांधी के इस देश की आत्मा को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। वो सत्ता की लोलुपता में कहीं नहीं जा रहे हैं,
तो ऐसा क्यों है कि ये कन्वीनियंस की राजनीति करी जा रही है? और कहीं पर मैं फिर से कहूंगी, कहीं पर यह सारी बात आकर टिक जाती है सिद्धांतों पर, विचारों पर और विचारों की भिन्नता पर। आप लाइक माइंडेड पार्टी में नहीं गए हैं, आप एक बिल्कुल अलग पार्टी में, जिसकी बिल्कुल अलग सोच है, ऐसी पार्टी में जाकर आप अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर जरूर सवाल उठाते हैं। और मुझे दुख है कि जिन 10 सालों में आप भारत सरकार के तमाम महकमों में मंत्री थे, आज आप पलट के ये कहते हैं कि उन 10 सालों में या उसके कुछ कार्यकाल में मैं सोचता था कि ऐसा नेतृत्व हो। तो या तो आप तब ईमानदार नहीं थे या आज आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह कि सहूलियत की राजनीति की जो आप बात करते हैं वो इसी को कहा जाता है। विचार विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति यही होती है।